तो अभी आपसे यह पूछे थे कि लकड़ी और लोहा, इसमें ऊष्मा का अच्छा सुचालक कौन सा है? लोहा। तुम लोग जवाब दे लकड़ी। कैसे? अच्छा, ऊष्मा का सुचालक का मतलब ये हुआ, इसको अपने भाषा में अगर हम ये समझें कि कौन जल्दी गर्म हो जाता है। गर्मी के दिनों में जब तपती धूप होती है, जब लू वाला सीजन, उसमें बाहर में अगर कोई लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, रॉड, और एक लकड़ी का टुकड़ा भी रखा हुआ है साथ ही साथ, आप किसको आसानी से उठा पाओगे? लोहे को आप जैसे ही उठाते हो वो गर्म हो जाता है, हाथ छोड़ देते हैं हम लोग। अच्छा सुचालक कौन हुआ? लोहा ना। हाँ, इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में अगर समझें तो यह कहें कि जो जल्दी गर्म हो जाता है वो। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है उसे हम सुचालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने अंदर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है वो सुचालक कहलाता है। अब फिर किसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कुछ वस्तुएं देखो सुचालकता का गुण उसमें भी है। जैसे हम बताएं कि लोहा और लकड़ी, तो लकड़ी को भी आप उठाते हो तो वो गर्म तो होता है, गर्म तो होता है, लेकिन लोहे के अपेक्षा कम गर्म होता है। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी में ऊष्मा का सुचालकता नहीं है? है, लेकिन उसमें अवरोधक है, अवरोधक है। तो कुछ वस्तुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक है, कपड़ा, ये सारी वस्तुएं जो हैं अपने अंदर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जैसे मान के चलिए हम ये शर्ट जो पहने हैं, ये सूती कपड़ा ना है। अगर ये ऊष्मा का सुचालक होता तो क्या हम इसको पहन सकते थे? शरीर जलने लगता, शरीर जलने लगता। लेकिन ये सूती वस्त्र ऊष्मा का कुचालक है, इस कारण से ऊष्मा को यह अवशोषित कम करता है, नहीं करता है। और हम लोग बड़े आसानी से सूती वस्त्र को, गर्मी के दिनों में तो ऐसे भी लोग वस्त्र का चयन करते हैं तो सूती वस्त्र का ही चयन करते हैं, क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए, द्रव, द्रव का मतलब लिक्विड और गैस, ये दोनों के बारे में बताइए। लिक्विड और गैस, ये ऊष्मा का सुचालक है या कुचालक? सोच के, द्रव जो है ऊष्मा का सुचालक है या ऊष्मा का कुचालक है? सुचालक का मतलब है कि जो आसानी से प्रवाहित होने करवाता है, और कुचालक का मतलब है जो आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता है। आप इस हिसाब पे अपने दैनिक गतिविधि में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती होंगी जिसको याद करके आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि यह कुचालक है या सुचालक है। द्रव मतलब पानी। अब बताओ, ऊष्मा का सुचालक है या ऊष्मा का कुचालक? कुचालक, सुचालक। आप पानी को गर्म करते हो तो हीटिंग पावर पानी में आता है कि नहीं आता है? ऊष्मा का स्थानांतरण उसके अंदर हुआ कि नहीं हुआ? पहले पानी ठंड थी, जैसे ही हमने इसको हीटर पे चढ़ाया कुछ समय के पश्चात वो पानी गर्म हो गया, मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ या नहीं हुआ? ऑन ही नहीं हो रहा है, हालांकि लाइट तो आ गया है। इसको वहां पर लगा के रखेगा तो शायद जल्दी चार्ज हो जाएगा। खैर चलिए, ऊष्मा जो है
द्रव जो है ऊष्मा का सुचालक है। अब आप एक चीज जान लीजिए कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। जूल है। यस सर। अरे वाह। जूल का भी सूचित किया जाने वाला एक अक्षर वाला नाम है। जूल को अंग्रेजी अक्षर के जे से सूचित किया जाता है। ऊष्मा को मापा जा सकता है। ऊष्मा को मापा जा सकता है। अगर मापा जा सकता है तो किस इकाई में, कौन से मात्रक में? ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। यस सर। आप कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। और यह जान लीजिए कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 4.18। 4.18 जूल किसका मात्रक है? ऊष्मा का। जूल। ऊष्मा का। और ऊर्जा को मापने का जो मापक है वो है कैलोरी। यस सर। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 4.18 कैलोरी। सुविधा के लिए आपके 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लिया जाता है। जैसे 4.18 जो कही ना, उसको राउंड फिगर में 4.2 कहा जा रहा है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना? 1 किलो कैलोरी को अगर लिखना हो तो 1000 1000 1 किलो का मतलब क्या है? 1000 समझते हैं ना जी? यस सर। वही चीज है। 1 किलो कैलोरी अगर कहा जाए और उसको आपको लेखन पद्धति में लिखना है तो आप क्या करोगे? 1000 कैलोरी है। टेम्परेचर तो समझते हैं। यस सर। तापमान, यस सर। उसी को तापक्रम भी कहा जाता है। यस सर। तो तापमान या तापक्रम क्या है? तापमान या तापक्रम क्या होता है? अब एक चीज याद रखना कि देखिए, तापमान या तापक्रम ऊष्मा का प्रभाव है। ऊष्मा का प्रभाव है। किसी भी चीज को गर्म है, ठंडा है, तो गर्म होना या ठंडा होना ये तापमान ही तो है, ये तापक्रम ही तो है। और देखिए, ऊष्मा जो है उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की ओर प्रवाहित होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दिए थे, तुम्हारे पापा की चाय जब वो आई तो कैसी थी? गर्म थी। टेम्परेचर, तापमान उस लिक्विड का ज़्यादा था या कम था? धीरे धीरे क्या हुआ? वो गर्म चाय ठंडी हो गई। तो तापमान बढ़ गया या तापमान कम हो रहा था? कम हो रहा था। मतलब आप स्पष्ट रूप से आप ये कह सकते हो ना कि ऊष्मा का जो तापक्रम है वो उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की ओर प्रवाहित होती है? यस सर। ऊष्मा को मापने के लिए ही तापक्रम की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज गर्म है या ठंडा है, जैसे हम बोले कि इस जो टेबल का ये प्लाईवुड है, आप इसको छू कर देखो ये गर्म है या ठंडी है। तो तुम छुएगी, इसको महसूस करेगी, नहीं सर ये ठंडी है। हम बोले कि अब इसका तापक्रम बताइए, तो क्या इसका तापक्रम क्या हो सकता है? तो अगर गर्म है तो आप उस हिसाब से सोचोगे इसका तापक्रम, अगर ये ठंडी है तो आप उस हिसाब से सोचोगे, क्योंकि आपके दिमाग में तापमान का जो फिगर है वो तो बना हुआ है ना।
आजकल तो तुम लोग मोबाइल पर भी देखती है, जिस दिन ज़्यादा ठंड लगता है तुरंत मोबाइल पे वेदर खोलते हैं और बोलते हैं कि सर 9 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर था। टेम्परेचर वही तापमान। Yes, sir. तो उस अनुभव के आधार पर किसी भी वस्तु को छूकर महसूस कर आप उसका टेम्परेचर तो बता सकते हो ना जी। Yes, sir. तापमान को मापा किस इकाइयों में जाता है? किसी को अगर बुखार हो जाता है वो थर्मामीटर लगाया जाता है तो फ़ारेनहाइट में उसको मापते हैं। अपने दिन का तापमान अगर मापना हो कि अभी ठंड कितनी है, या गर्मी के दिनों में टेम्परेचर की बात होती है अक्सर कि आज का तापमान जो है ना 49 डिग्री सेल्सियस चला गया था। तो सेल्सियस क्या है? मापक इकाई है। किस चीज़ को मापने का? तापमान को मापने का। तो तापमान को मापने का पहला इकाई हो गया डिग्री सेल्सियस, दूसरा इकाई है डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, अब देखिए जो आपका थर्मामीटर है उसमें 2 सूचक दिया हुआ रहता है, वो डिग्री सेल्सियस का भी मापक होता है उसमें, और उसी के नीचे में F लिखा हुआ फ़ारेनहाइट। C से सेल्सियस और F से फ़ारेनहाइट। तापमान को मापने का यह 2 सूचक है, मापक्रम है। तापमान को मापना है तो आप सेल्सियस में माप सकते हो, और इसके अलावे आप चाहे तो इसको फ़ारेनहाइट में माप सकते हो। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन C। तापमान का एसआई मात्रक तापमान को मापने का सूचक किस इकाई में उसको मापा जाता है? तो डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन होता है। देखिए तापमान को मापने का एक स्केल है जिसके 2 मुख्य बिंदु होते हैं। एक बिंदु को निम्न निश्चित बिंदु और दूसरे को ऊपरी निश्चित बिंदु, माने लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर और अपर, वही ये स्केल देखिए। अभी हम जो बोले आपको कि तापमान को वही 2 सूचकों में मापा जाता है, जैसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 2 स्केल यही है। तो सेल्सियस कि 30 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान जो मापने का स्केल का आविष्कार हुआ, ये किसने किया? जिसने सेल्सियस स्केल का आविष्कार किया उसका नाम ही सेल्सियस था। इस स्केल के अनुसार निम्न निश्चित बिंदु डिग्री सेल्सियस तथा ऊपरी निश्चित बिंदु का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। एक निश्चित तापमान के बाद तरल पदार्थ जो है वो उबलने लगता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका 0 डिग्री और एंडिंग पॉइंट या अपर पॉइंट 100 डिग्री, और सेल्सियस को C द्वारा सूचित किया जाता है। सेल्सियस को C द्वारा सूचित किया जाता है। निम्न निश्चित बिंदु और ऊपरी निश्चित बिंदु के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे आप गणित में भी पढ़े होंगे, संख्या रेखा, बीच का एक न्यूट्रल पॉइंट होता है 0 से ठीक समान दूरी पर 1 और उसके अपोजिट डायरेक्शन में -1, इधर 2 उधर -2। तो वहाँ पर सेल्सियस में ये मापक, ये जो तापमान का मापक है उसमें माइनस नहीं होता है। बस हम समान दूरी की बात कर रहे हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री, उसके बाद समान दूरी पर 100 तक डिवाइड किया गया है, 100 बराबर भागों में उसको बांटा गया है सेल्सियस को। सेल्सियस का सूचक C होता है। और दूसरा मापक स्केल क्या है? फ़ारेनहाइट। अब देखिए इस मापक स्केल, तापमान स्केल जिसको कि फ़ारेनहाइट कहा जा रहा है, इसके आविष्कारक का भी नाम फ़ारेनहाइट ही था। इसमें क्या होता है? इसमें इस स्केल के अनुसार
निम्न निश्चित बिंदु तथा ऊपरी निश्चित बिंदु होता है। स्टार्टिंग है इसका 32 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में क्या हो रहा था, 0 से शुरू हो रहा था ना, और इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू हो रहा है और कहाँ तक ये जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगा। और फ़ारेनहाइट को एफ से सूचित किया जाता है, एफ से। पीछे का बालक, तुम लोग जो है छोटी छोटी बात पे बताइए, इतना सारा बेंच खाली पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी बेंच पे बैठने के लिए तुम लोग जिद कर रहा है। फ़ारेनहाइट को एफ से सूचित किया जाता है और इसको निम्न निश्चित बिंदु से ऊपरी निश्चित बिंदु को, जैसे सेल्सियस में क्या था, 100 बराबर भागों में बांटा गया था ना, लेकिन फ़ारेनहाइट को 180 बराबर भागों में बांटा गया था। मतलब कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो इसका स्केलिंग है उसको 180 बराबर भागों में बांटा गया। और तापमान का क्या बताए थे, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो केल्विन का स्केलिंग जो है, इसका आविष्कार जिसने किया था उसका नाम भी केल्विन ही था। ठीक है, इस स्केल के अनुसार निम्न निश्चित बिंदु 273 के और ऊपरी बिंदु 373 की होता है। मतलब इसका जो लोअर पॉइंट है वो 273 के मतलब केल्विन, के मतलब यहाँ पे केल्विन नहीं है, वो हजार वाला सब्सटेंस है इसका। खैर आपको इसके यही याद रखना है, इसे के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका निरपेक्ष पैमाना एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं इसको, केल्विन को। तो बच्चों का ध्यान भटक रहा है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मन अगर स्वस्थ हो तभी हम लोग बताई गई बातों को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मन भटका हुआ है तो ऐसे में पढ़ाई को रोक देना ज़्यादा बेटर है। इसलिए फ़िलहाल आज जितना कुछ भी पढ़े उसको एक बार आप लोग, जिस प्लेटफॉर्म की बात की हम उस प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोग रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।